हाँ जी, अभी तक चलो जी हमने शेड्यूल्स तो कर लिए। अब हम करने जा रहे हैं रूल्स, ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट रूल्स। मेनली जो मुझे लगता है क्वेश्चन आना चाहिए, वो आना चाहिए शेड्यूल से। चाहे वो रेज़िडेंट हो गए या इंडियन एंटिटी के हो गए। बट फिर भी रूल्स में 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए रूल्स भी देखने तो पड़ेंगे ही। चलिए देखना शुरू करते हैं। कुछ एक रूल्स के ऊपर आना शुरू करते हैं। आएगा फटाफट मेरे साथ। सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022। हाँ जी, क्या कहते हैं ये रूल्स? सबसे पहले हम आते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, जो बात करता है नॉन एप्लीकेबिलिटी कि ये रूल अप्लाई ही नहीं होंगे। ओके, कहाँ अप्लाई नहीं होंगे? ये रूल अप्लाई नहीं होंगे कहाँ पर? अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया बाय किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा इन आईएफएससी में। Investment outside India by the financial institution in the IFSC. Second, acquisition या फिर ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एक्विजिशन या फिर ट्रांसफर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम आरएफसी फॉरेन करेंसी सोर्सेस आरएफसी अकाउंट फॉरेन करेंसी सोर्सेस ऑफ उस व्यक्ति के जो पर्सन रेजिडेंट तो है बट ही इज नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। याद आ रहा है जो डेपुटेशन पे आता था, स्पेशल प्रोजेक्ट पे आता था इंडिया में, वो। या फिर एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। कुछ याद आया? सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है? कहता है जी नॉन एप्लीकेबिलिटी और द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटिंग देयरटू इन द सर्टेन केसेस। रूल नंबर 4 कहता है nothing in these rules or the foreign exchange management overseas investment regulation 2022 shall apply to any investment made outside India by the financial institution in the IFSC sector, in the IFSC, या फिर acquisition or transfer of any investment outside India made
out of the RFC account, or out of the foreign currency resources held outside India by person who is employed in India for the specific duration irrespective of the length thereof, or for the specific job or assignment duration of which does not exceed 3 years. मतलब person resident but not permanently resident in India. In accordance with section 6 subsection 4. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सेम मीनिंग है एज असाइन टू इट इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, मतलब रेलेवेंट नहीं है मेरे लिए। आगे बढ़ते हैं। आप पांचवा पांचवा रूल पड़ेगा, कहता है डेट इंस्ट्रूमेंट एंड द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, पेपर के लिए रेलेवेंट, आई वोंट से कि पेपर के लिए रेलेवेंट है, बट देख लीजिएगा क्योंकि सिलेबस में तो है। द फॉलोइंग शेल बी द डेट इंस्ट्रूमेंट एंड द नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। वो डेफिनेशन ही पूछ सकता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, बस वो इस तरीके से डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। डेट इंस्ट्रूमेंट में गवर्नमेंट बॉन्ड आएंगे, कॉर्पोरेट बॉन्ड आएंगे, सिक्योरिटाइजेशन आएगा विच आर नॉट इक्विटी ट्रेंच, मतलब सिक्योरिटाइजेशन जहां पर आप डेट की फॉर्म में पैसा लेते हो। एक तो सिक्योरिटाइजेशन सरफासी में आपने पढ़ा होगा ना कि सिक्योरिटाइजेशन में आप इक्विटी की फॉर्म में पैसा रेज करते हो क्वालिफाइड बायर से, और एक होता है कि जहां डेट की फॉर्म में पैसा रेज करते हो क्वालिफाइड बायर से। ठीक है। फिर बोरोइंग बाय द फर्म थ्रू अ लोन एंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, जीडीआर वगैरह ये सब। ठीक है। अंडरलाइंग सिक्योरिटी और डेट सिक्योरिटी, जहां पर डेट इश्यू हुए हैं, एडीआर जीडीआर, जहां पे अंडरलाइंग सिक्योरिटीज जो है वो डेट है, डेट मतलब डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स के बदले में एडीआर जीडीआर इशू किए गए हैं, शेयर्स नहीं है, डिबेंचर्स है। फिर नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट में क्या आता है, ऑल इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी, कैपिटल पार्टिसिपेशन एलएलपी के अंदर, all instrument of investment as recognized in the foreign direct investment policy from time to time, investment in the units of the alternate investment fund, real estate investment trust and the infrastructure investment trust, investment in the units of the mutual fund and exchange traded fund which invest more than 50% in equity, exchange ETF कहते हैं इसे, ETF, जूनियर मोस्ट लेयर ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर, जूनियर मोस्ट मतलब इक्विटी रेंज है। अच्छा, जूनियर मोस्ट क्यों कहते हैं कि पहले पैसा किसको मिलता है लिक्विडेशन में, डेट को, बाद में इनको मिलता है ना, डेट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज जूनियर मोस्ट लेयर। एक्विजिशन, सेल और डीलिंग डायरेक्टली इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रस्ट एंड डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशूड अगेंस्ट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जिसे आप जानते ही हो, एडीआर जीडीआर बैक्ड बाय इक्विटी, मतलब अंडरलाइंग सिक्योरिटी इक्विटी होती है। जब भी कोई इंडियन कंपनी कोई एडीआर या जीडीआर इशू करती है ना, जैसे मैंने पिछले शेड्यूल में बताया था एक, कि जब आईडीआर इशू होते हैं तो वहाँ पे ओवरसीज कंपनी जो होती है वो एक शेयर्स इशू करती है, फॉरेन सिक्योरिटीज इशू करती है। ऐसे जब इंडियन कंपनी एडीआर जीडीआर इशू करती है तो पीछे इक्विटी शेयर इशू होते हैं इंडिया में। जो जितने फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके बिहाफ पर उनके डिपॉजिटरी के पास दे दिए जाते हैं, वही उनके बिहाफ पर वोटिंग पावर भी एक्सरसाइज करता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कहता कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट जो कि आउटसाइड इंडिया किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत या फिर रूल रेगुलेशन मेड देयर अंडर, मेड के अंतर्गत, तो माना जाएगा इन्हीं रूल्स के अंदर किया गया, मतलब इन रूल्स के आने से पहले जो भी किया गया वो माना जाएगा इन्हीं रूल्स के अनुसार ही किया गया है। राइट इशू, बोनस इशू, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने कि कोई भी इक्विटी शेयर्स ऑब्टेन किए हैं ऑफ द फॉरेन एंटिटी, तो फिर क्या राइट इशू में इन्वेस्ट कर सकता है, यस, क्या दिक्कत है, आप राइट है उसका, या फिर बोनस शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, यस, में इन्वेस्ट इन। राइट, रिनाउंसमेंट का भी अधिकार है, मे आल्सो रिनाउंस। बोनस,
person resident in India may renounce such right in favor of a person resident in India or person resident outside India. To person resident in India और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, उनकी फेवर में रिनाउंसमेंट भी हो सकता है। चलो जी, प्रोहिबिशन ऑन द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। लॉ कहता है जी, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया shall make or transfer any investment or financial commitment outside India save or otherwise provided। हे भगवान, ये लाइन पढ़ के तो कोई भी हिल जाएगी, इतना हम पढ़ चुके हैं, सारा बेड़ा गर्क हो गया। शुक्र है ये लाइन आई हुई है। वो कहता है जब तक इस एक्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा तब तक कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कोई भी ट्रांसफर नहीं करेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल कमिटमेंट आउटसाइड इंडिया, जब तक इस एक्ट में अलाउ नहीं किया जाएगा। तो क्या इस एक्ट में अलाउ किया गया या रूल एंड रेगुलेशन में अलाउ किया गया? तभी तो हमने शेड्यूल पढ़े इतने सारे। अलाउ किया गया तभी तो पढ़े। फिर आता है जी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ये भी रेलेवेंट नहीं है ज्यादा। कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022। एनी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया by a person resident in India shall be made in a foreign entity। एक चीज दिखानी थी आपको, ये देखो जी, ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस। रेगुलेशंस बोले तो कौन लाया होगा? रेगुलेशन लाता है सरकार नहीं, सरकार की कोई एजेंसी। तो ये आरबीआई लाया। तो ये रेगुलेशंस है जो आरबीआई लाया। जितने शेड्यूल आपने पढ़े, जो अब आप पढ़ रहे हैं, वो सब रूल्स हैं। रूल्स मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है। तो आपके सिलेबस में रूल्स प्लस रेगुलेशंस दोनों हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। बात समझ आई? तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं कि तो कहता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द रूल्स या फिर रेगुलेशंस। अगर वहां कुछ और लिखा है तो वो लगेगा एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शैल बी मेड इन अ फॉरेन एंटिटी इंगेज इन अ बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर हो गया? बोनाफाइड यानी कि लॉफुल बिजनेस एक्टिविटी, कोई अनलॉफुल काम नहीं कर रही हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, directly or through the step down subsidiary or a special purpose vehicle subject to limit and condition laid down in the rule and the regulation। तो रूल एंड रेगुलेशन में ध्यान रखना, मतलब इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तभी मैंने कहा ये ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। रेगुलेशंस रेलेवेंट है, शेड्यूल रेलेवेंट, हाँ इनमें से कुछ एक रेलेवेंट है जो हम बताता जाऊंगा मैं। Provided that the structure of such subsidiary or a step down subsidiary of the foreign entity shall comply with the structural requirement। क्या स्ट्रक्चर होगा वो भी रेगुलेशंस वगैरह में लिखा होगा जी। Provided further the overseas investment or transfer of such investment including swap of security in the foreign entity formed registered or incorporated in Pakistan or any other jurisdiction। ये ध्यान रखना, एमसीक्यू पर्पस से आ सकता है। कोई भी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान केवल प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ही होगा। हमारा बड़ी चड्डी बड़ी फ्रेंड, ठीक है जी। आगे फिर कहता है ऐसी तैसी कराएं ये रूल्स, ऐसी तैसी कराएं ये रेगुलेशन। Central government may, on an application made to it through the Reserve Bank, permit the financial commitment in the strategic sector or the geographies above the limit laid down in these rules and subject to such condition as it may consider necessary। Reserve Bank may, on an application made to it through that designated AD bank and for sufficient reason, permit a person resident in India to make or transfer any investment or financial commitment outside India, subject to such condition as may be laid down in it। Regulations बनी हुई हैं, rules framed by CG।
ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशंस इनके ऊपर बनी हुई हैं, तो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। फ्रेम्ड बाय आरबीआई। उस कंट्री में नहीं की जाएगी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एफएटीएफ कंट्रीज डिसाइड है अभी तक। RBI may, in consultation with the central government, stipulate the ceiling for the aggregate outflow during a financial year. 4 into net worth. Stipulate the ceiling beyond which the amount of financial commitment by the person in a financial year shall require its prior approval. तो मतलब ये सब कुछ लिखा हुआ है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। एक्चुअल में जो शेड्यूल में हुआ और रेगुलेशंस में हुआ है। 10th पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 10 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्वेस्टमेंट ऐसा लिखना चाहिए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्टर्स। कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसका कि एनपीए अकाउंट है या फिर जो विलफुल डिफॉल्टर है या फिर जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो कि एनपीए है, विलफुल डिफॉल्टर है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आपको चाहिए होगी प्रायर एनओसी फ्रॉम, अगर आप एनपीए हो तो लेंडर से, रेगुलेटर से, या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जहां जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप एप्लीकेशन दोगे, 60 दिन में एनओसी आनी चाहिए। नहीं आई तो मान लेंगे कि अलाउ है। इफ फेलियर टू फर्निश इन 60 डेज, अगर 60 दिन में नहीं आई तो फिर मैं एनओसी को प्रिज्यूम कर लूंगा, एनओसी को प्रिज्यूम कर लूंगा, प्रिज्यूम। ठीक है, चलो आइए पढ़ना शुरू करते हैं रूल नंबर 10 को। एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया who has an account appearing as a NPA or is classified as a willful defaulter by any bank or is under investigation by the financial service regulator or by the investigation agency in India, namely the CBI, Enforcement Directorate, Serious Fraud Investigation Office. The investigation office shall, before making any financial commitment or undertaking disinvestment under these rules as the Foreign Exchange Management Overseas Investment Regulation
obtain an NOC from the lender bank, the regulatory body, or the investigation agency by making an application in writing to such bank, regulatory body, or the investigation agency concerned, provided that where the lender bank, regulatory body, or the investigation agency concerned fails to furnish the certificate within 60 days from the date of receipt of such application, it may be presumed that there was no objection to the proposed transaction. ठीक है जी, चलिए। फिर कहता है मैनर ऑफ मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन एंटिटी, कैसे कर सकती है वो कहता है, उसके लिए देखिए शेड्यूल 1। मैनर ऑफ मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन एंटिटी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 2, रेजिडेंट इंडिविजुअल शेड्यूल 3, अदर देन इंडियन एंटिटी एंड रेजिडेंट इंडिविजुअल शेड्यूल 4। समझ आया? है तो रूल के ही पार्ट, बट आप शेड्यूल से याद रखिएगा उन्हें। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन आईएफएससी बाय द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शेड्यूल 5। आगे आता है जी प्राइसिंग गाइडलाइंस। प्राइसिंग गाइडलाइंस, आ जाओ जी शेड्यूल नंबर 16 पे, रूल नंबर 16 पे, प्राइसिंग गाइडलाइंस। रूल नंबर 16, प्राइसिंग। लॉ कहता है जी ऐसा है कि अगर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, किस चीज का? ऑफ इक्विटी कैपिटल का, किसकी इक्विटी कैपिटल? ऑफ एनी फॉरेन एंटिटी। किससे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम किसी भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से या पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से, और ट्रांसफर किसे हो रहा है? टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को। कोई भी ट्रांसफर ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ एनी फॉरेन एंटिटी हो रहा है पीआरआईआई से या पीआरओआई से टू द पीआरआईआई को, या फिर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया से किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को, तो कैसे होगा? एट आर्म लेंथ बेसिस ही होगा। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो होना है वो हमेशा आर्म लेंथ बेसिस पे ही होगा। ऐसा कोई भी ट्रांसफर जो भी होना है वो आर्म लेंथ बेसिस पे ही होना चाहिए। ठीक है? तो ये है मेरा रूल नंबर 16। अब आते हैं रूल नंबर 17 पर। रूल नंबर 17 जो बात करता है ट्रांसफर की या फिर लिक्विडेशन की। क्या कहता है जी रूल नंबर 17? ट्रांसफर या लिक्विडेशन के बारे में बात करता है। कहता है कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो कि शेयर्स होल्ड करता है अंडर दिस रूल,
कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो कि शेयर्स होल्ड करता है अंडर दिस रूल, वो उसे ट्रांसफर कर सकता है। यस, ट्रांसफर कर सकता है एज पर द रेगुलेशन, कोई दिक्कत नहीं है एज पर रेगुलेशन। फिर उसके बाद क्या ये ट्रांसफर हो सकता है किसी पीआरआई को? हो सकता है। या किसी पीआरओआई को? बिल्कुल हो सकता है। वो पीआरआई जो कि एलिजिबल हो एज पर रूल, या फिर किसी पीआरओआई को। तो क्या ये ट्रांसफर अलाउ है? द आंसर इज अलाउड है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो, पहली बात तो लिख के ट्रांसफर कर सकते हो, पर अब कहते हैं ट्रांसफर अगर करना चाहते हो, कैसे, क्यों? इफ एनी ट्रांसफर ड्यू टू मर्जर या फिर अमेलगमेशन या फिर डीमर्जर या फिर बायबैक के रूप में करना चाह रहे हो, अगर कोई भी ट्रांसफर जो है वो ड्यू टू एनी मर्जर, अमालगमेशन, डीमर्जर या बायबैक के कारण हो रहा है, तो आपको चाहिए होगी प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है भाई साहब? हमारे कंपनी लॉ में एनसीएलटी। एज पर हमारे लॉ में तो एनसीएलटी है। अगर अगर विदेशी लॉ के अनुसार चाहिए होगी तो वहां देखो, इंडियन लॉ ऑब्लिक होस्ट कंट्री। हमारे पास सेक्शन है एक, सेक्शन 234 हमारे सिलेबस में, जो बताता है कि अगर इंडियन एंटिटी को फॉरेन एंटिटी ले गई तो क्या होगा, फॉरेन एंटिटी को इंडियन एंटिटी ने ले लिया तो क्या होगा। तो वो सारी सिचुएशन बताता है। ऐसे ही फॉरेन लॉ भी होंगे, उनकी भी कुछ होंगी कंप्लायंस, तो उन्हें भी निपटा देना। ठीक है जी। फिर आगे लॉ क्या कहता है? कहता है जी ऐसा है, वेयर डिसइन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया pertains to overseas direct investment, where disinvestment by the person resident in India pertains to the overseas direct investment। यानी कि अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अपनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिसइन्वेस्ट करने जा रहा है, पहले इन्वेस्ट क्या होगा, अब डिसइन्वेस्ट होने जा रही है, फिर क्या होगा जी? लॉ कहता है, पहला, इन केस ऑफ फुल डिसइन्वेस्टमेंट, shall not have any outstanding dues in case of any disinvestment
Stay invested for minimum 1 year. Stay invested for minimum 1 year. तो अगर आप फुल डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, shall not have any outstanding dues, मतलब सारा पैसा आपको अल्टीमेटली इंडिया लेके ही आना है। और अगर कोई भी और डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो इन्वेस्ट रहना, कम से कम 1 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना। उसके बाद दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मर्जर बिटवीन फॉरेन एंटिटी, होली ओन सब्सिडरी आपकी दो, मतलब किसी इंडियन एंटिटी की दो होली ओन सब्सिडरी कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसे, वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है कि एक खत्म होकर दूसरे में जा रही है, वो डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है। नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ मर्जर बिटवीन फॉरेन एंटिटी विच आर होली owned by Indian entity, or if no change or dilution in aggregate equity holding of Indian entity in merged entity. भाई साहब डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो पूरी तरह से तो पूरा अमाउंट इंडिया लेके आओ, पार्शल कर रहे हो तो कम से कम 1 साल तक वहां इन्वेस्ट रहना, अगर पार्शल डिस इन्वेस्टमेंट होने जा रही है तो। मतलब ऐसे ना हो कि ट्रेंचे में कर रहे हो, अभी फिर 3 महीने बाद, फिर 4 महीने बाद पार्शल कर रहे हो, तो 1 साल तक वहां पे अभी रहना फिर। और ठीक है, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ मर्जर बिटवीन फॉरेन एंटिटी विच आर होली ओन्ड। इंडियन एंटिटी की दो सब्सिडरी आपस में मर्ज हो रही है, जिसपे एक एंटिटी खत्म हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, डिसइन्वेस्ट हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा है या डाइल्यूशन नहीं हो रहा है इन एग्रीगेट इक्विटी होल्डिंग ऑफ द इंडियन एंटिटी इन द मर्ज एंटिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलो जी, अब हम आते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। रीस्ट्रक्चरिंग, ओके, इंडियन एंटिटी जिसने इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब इंडियन एंटिटी का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। ओके, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? रूल नंबर 18, रीस्ट्रक्चरिंग। कहते हैं जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर इन्होंने कर रखी है मेड एनी फॉरेन, एनी ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहां पर? इन फॉरेन एंटिटी, और लगातार लॉसेस हो रहे हैं लास्ट के 2 साल में, लॉसेस फॉर लास्ट 2 years, क्या रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है, रीस्ट्रक्चरिंग अलाउड।
बिल्कुल अलाउ जी, रीस्ट्रक्चरिंग अलाउ है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? मैंने डेट दिया हुआ है 10 करोड़ का। वो कह रहे हैं कि ऐसा है, आप हमारी कंपनी की हालत तो पे करने वाली नहीं है, आपको 6 करोड़ लेने पड़ेंगे, 4 करोड़ फोरगो कर दो। मैंने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, एज अ मेंबर भी मेरा पैसा डूबता है, रिस्ट्रक्चरिंग एज अ क्रेडिटर भी मेरा पैसा डूबता है, रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो इसलिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की है किसी फॉरेन एंटिटी में जो लगातार 2 साल से लॉसेस में है, रिस्ट्रक्चरिंग अलाउ है, मगर कंडीशन क्या है, इंडिया का पैसा ज्यादा ना डुबाओ, तो इसलिए सब्जेक्ट टू मैक्सिमम डिमिनिशन। डिमिनिशन मतलब जो राइट ऑफ हुआ है ऑफ इन आउटस्टैंडिंग टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, वो मैक्सिमम कितना हुआ है, नॉट एक्सीडिंग प्रोपोर्शनेट, जितनी आपकी होल्डिंग है वो प्रोपोर्शनेट निकाल दीजिए लॉसेस का अमाउंट ऑफ accumulated losses, accumulated losses। अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज मोर देन है $10 million, और अगर जो डिम्यूनिशन हुआ है that is more than 20% of outstanding, अगर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट $10 मिलियन से ऊपर का हुआ है, ऊपर का था, या फिर डिमिनिशन 20% ऑफ आउटस्टैंडिंग से ज्यादा का हुआ है, तो भैया हमें चाहिए एनी डिमिनिशन, अगर ये कोई भी डिमिनिशन हुआ है तो मुझे सर्टिफाइड करके दो, टू बी सर्टिफाइड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर द होस्ट कंट्री। एज पर द होस्ट कंट्री। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, जरा रिस्ट्रक्चरिंग तक का पढ़ना शुरू करते हैं, क्या लिखा है आइएगा।
एक काम करते हैं ना, आएगा हम रूल नंबर 19 पर आता हूं। रूल नंबर 19 क्या कहता है? कुछ रेस्ट्रिक्शंस की बात करता है। रूल नंबर 19 और 21 करने के बाद फिर पढ़वाना शुरू करूंगा। सर्टेन अदर रेस्ट्रिक्शंस। क्या कहता है? कहता है अगर आप कोई भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहां पर? किसी स्टार्टअप में विदेशों में, इन स्टार्टअप बाय इंडियन एंटिटी, तो केवल इंटरनल अक्रूवल के थ्रू ही होगा। ओनली फ्रॉम इंटरनल अक्रूवल। कोई भी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी स्टार्टअप में, इंडियन एंटिटी अगर करना चाहती है तो केवल इंटरनल अक्रूवल के थ्रू ही होगा। सेकंड, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं करेगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिससे कि मोर देन 2 लेयर्स क्रिएट हो जाए आपकी सब्सिडी की, क्योंकि इंडिया में मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। रिजल्टिंग इन मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी। बट इसकी एक्सेप्शन है, आप मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडी क्रिएट कर सकते हो, बट कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन में आएगा पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा गवर्नमेंट कंपनी, तीसरा कोई भी एनबीएफसी, और चौथा इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी बैंकिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी, ये मोर देन 2 लेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी खुल सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकियों के ऊपर डिसअलाउ है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर रूल्स बने हुए हैं, नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स, वो मना करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं रूल नंबर 21 पर। जो बात करते हैं एक्विजिशन ऑब्लिक ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। एक्विजिशन ऑब्लिक ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, क्या कहता है ये लॉ? क्या कहता है? क्या कहता है ये कानून? देखिएगा, एक्विजिशन ऑब्लिक ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। याद करो, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड रूल्स किए थे आप लोगों ने। अच्छा, मेन में तो नहीं थे, इलेक्टिव में थे। हाँ जी। तो अब ये क्या कहता है? घुमा फिरा के फिर मेन लॉ में डाल दिया ये। तो क्या कोई इंडियन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया को इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है? क्या कहता है? कहता है जी, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू एक्वायर या फिर ट्रांसफर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी
outside India without RBI approval. कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ना तो एक्वायर करेगा ना ट्रांसफर करेगा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया को विदाउट आरबीआई अप्रूवल। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप हैं फॉरेन नेशनल, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर, बट अभी एज ऑफ नाउ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ऑफ फॉरेन नेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, 8 जुलाई 1947 से पहले, बिफोर 8th of July 1947। थर्ड, लीज पर, ऑन लीज अप टू 5 years, 5 साल तक की लीज पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ के देखो, कोई दिक्कत। 8 जुलाई 1947 के पीछे का लॉजिक वही है जो हमने फेमा के अंदर किया था। मतलब जब अंग्रेज भारत जा रहे थे, जो जाते हुए उन्होंने कंडीशन रखी थी कि हमारे जितने भी चेले चपाटे हैं और उनको सेफ गार्ड करने के लिए एक डेट रख दी गई, 8 जुलाई 1947 की। इस डेट से पहले कुछ भी विदेशों में गया, 8 जुलाई 1947 से पहले कुछ भी विदेशों में गया, तो उसके ऊपर कभी उंगली नहीं उठाई जाएगी। 8 जुलाई 1947 से पहले पहले कुछ भी विदेशों में गया तो उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाई जाएगी। ठीक है ना। चलिए, सेकंड पॉइंट, लॉ कहता है जी, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मे एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एक्वायर कर सकता है कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, परचेज कर सकता है फ्रॉम पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने कि इसे एक्वायर किया है एज पर द फेमा, हु एक्वायर्ड इट एज पर फेमा। तो कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एक्वायर कर सकता है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को आउटसाइड इंडिया बाय द इनहेरिटेंस के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू, परचेज फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के थ्रू, एक्वायर्ड इट एज पर द फेमा, जिसने फेमा के अकॉर्डिंग एक्वायर किया था अपने समय पर इसे, परचेज कर सकता है आउट ऑफ रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट या फिर रेमिटेंस, जो कि उसकी एलिजिबिलिटी है कहां पर, अंडर LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के थ्रू भी। तो कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इस तरीके से इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर कर सकता है, इनहेरिटेंस, गिफ्ट, परचेज फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के थ्रू जिसने फेमा के नियमों का पालन किया था, परचेज आउट ऑफ द RFC अकाउंट, परचेज रेमिटेंस अंडर द LRS स्कीम, या फिर जॉइंटली परचेज कर सकता है विद रिलेटिव who is
पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ इनकम पब्लिक सेल ऑफ एसेट्स ओवरसीज, एक्वायर कर सकता है। तो ये तरीके हैं जिससे कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एक्वायर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा थर्ड पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 3, कोई भी इंडियन एंटिटी जिसका ओवरसीज में ऑफिसेस वगैरह हो, विद ओवरसीज ऑफिसेस may acquire immovable property outside India किस लिए? फॉर बिजनेस या फिर रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ द स्टाफ, रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ इट्स स्टाफ। कोई भी इंडियन एंटिटी जिसका ओवरसीज ऑफिस हो वो एक्वायर कर सकते हैं कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉर द बिजनेस या फिर रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ इट्स स्टाफ। कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो कि एक्वायर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया वो इसे ट्रांसफर कर सकता है एज गिफ्ट टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया को, जो कि एलिजिबल होना चाहिए इन रेगुलेशंस या रूल्स के मुताबिक, या फिर उस पर चार्ज भी क्रिएट कर सकता है। तो पढ़ के देखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूल्स, यहां तक लिख लीजिए पहले। तो आइएगा जरा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 21 कहता है एक्विजिशन या ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। ओके, कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ना तो एक्वायर करेगा या ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया विदाउट द आरबीआई अप्रूवल। एक्सेप्शन है कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जो कि फॉरेन नेशनल है वो एक्वायर कर सकता है। 8 जुलाई 1947 से पहले कुछ भी अगर एक्वायर किया तो कर सकते हो, या फिर अप टू लीज और 5 ईयर्स अगर आपने एक्वायर किया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहता है कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एक्वायर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय इनहेरिटेंस, गिफ्ट, परचेज फ्रॉम द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया जिसने की ये प्रॉपर्टी एक्वायर की थी एज पर द फेमा रूल्स एंड रेगुलेशंस। अपने अगर आपके पास कोई आरएफसी अकाउंट है, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, उससे ऑब्टेन कर सकते हो। कोई लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू बाहर पैसा भेजना चाहते हो भेज सकते हो। जॉइंटली किसी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के थ्रू करना चाहते हो कर सकते हो। आउट ऑफ द इनकम या फिर कोई एसेट आउटसाइड इंडिया उसको बेचकर अगर करना चाहते हो कर सकते हो। फिर कहता है इंडियन एंटिटी विद द ओवरसीज ऑफिस क्या एक्वायर कर सकती है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया? अपने बिजनेस के लिए यस कर सकती है। कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एक्वायर करना चाहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया तो इसे ट्रांसफर भी कर सकता है
एज अ गिफ्ट टू द पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, यस कर सकता है। चार्ज भी क्रिएट कर सकता है, यस कर सकता है। बताओ जी, कोई भी दिक्कत? चले जी, आइए पढ़ना शुरू करते हैं अब एक बार। जितना भी अभी तक हमने लिखा है एक बार पढ़ना शुरू कर देते हैं उसको, आइएगा। हाँ जी, पहले हम पढ़ते हैं प्राइसिंग गाइडलाइंस पे। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि प्राइस कैसे होना चाहिए, आर्म लेंथ बेसिस पे होना चाहिए। लो जी, कहता है unless otherwise provided in these rules, the issue or transfer of the equity capital of the foreign entity from a person resident outside India or a person resident in India to a person resident in India, चाहे PROI हो या PRII हो, अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं कोई भी इक्विटी कैपिटल टू अ PRII who is eligible to make such investment or from a person resident in India to a person resident outside India shall be subject to the price arrived at the arm length basis। तो ये प्राइस होना चाहिए, बस इतना रेलेवेंट है। आगे ट्रांसफर और लिक्विडेशन, लॉ कहता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल, अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया होल्डिंग द इक्विटी कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद दीज रूल्स may transfer such investment in compliance with the limit and subject to the condition for such investment or disinvestment pricing guidelines or documentation and reporting requirement in the manner provided in these rules and the foreign exchange management regulations 2022। A person resident in India holding the equity capital, कोई भी PRII है जिसके पास इक्विटी कैपिटल है, वो ट्रांसफर कर सकता है सच इन्वेस्टमेंट एज पर द रेगुलेशंस। कोई दिक्कत नहीं, यही समरी में लिखा है। फिर सेकंड पॉइंट कहता है कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया में ट्रांसफर सच इक्विटी कैपिटल by way of sale to a person resident in India who is eligible to make such investment or to a person resident outside India। ये भी हमने लिखा है समरी के अंदर। अगर ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है, मर्जर के कारण, अमलगमेशन, डीमर्जर के कारण या बायबैक वगैरह के कारण हो रहा है, तो आपको प्रायर अप्रूवल किसकी चाहिए? shall have the approval of the competent authority as per the applicable law in India or the laws of the host country or host jurisdiction as the case में भी, तो आपको होस्ट कंट्री वगैरह की अप्रूवल चाहिए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। आगे फिर कहता है मान लीजिए डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन्वेस्टमेंट खत्म करके वापस अगर लाना चाहता है, तो फिर the transferor in case of the full disinvestment other than by the way of liquidation shall not have any dues outstanding for the receipt। जो भी उसने अपने शेयर बेचे उनका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, सारा पैसा उठा और वापस लिया। सच ट्रांसफरर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द फॉरेन एंटिटी एज एन इन्वेस्टर इन द इक्विटी कैपिटल एंड डेट। ट्रांसफरर in case of any disinvestment must have stayed invested for at least 1 year from the date of making the overseas direct investment। मतलब 1 साल तक कम से कम इन्वेस्ट रहोगे कम से कम वहां पे, तब डिसइन्वेस्टमेंट करके लाओगे। हाँ, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है अगर मर्जर, डीमर्जर, अमेलगमेशन हो रहा है बिटवीन टू और मोर फॉरेन एंटिटी जो कि होली ओन सब्सिडरी हैं by the Indian entity or where there is no change in the dilution in the aggregate equity holding of the Indian entity in the merged or demerged entity। तो किसी भी चेंज या डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहता है द होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट और ट्रांसफर देयर ऑफ इन एनी मैनर शैल नॉट बी परमिटेड इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाज नॉट परमिटेड। मतलब अगर मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको अलाउ नहीं कर रहा तो मैं आपको अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट होल्ड कर दी तो कैसे अलाउ कर सकता हूँ? वो भी अलाउ नहीं होगा। आगे आता है रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। रीस्ट्रक्चरिंग कब होगी? मान लीजिए फॉरेन एंटिटी लॉसेस में है तो आपका कैपिटल का डाइल्यूशन हो सकता है। कहता है
A person resident in India who has made overseas direct investment in the foreign entity may permit restructuring of the balance sheet by such foreign entity, which has been incurring losses for the previous 2 years as evidenced by the last audited balance sheet, subject to ensuring compliance with the reporting documentation requirement and subject to diminution mane to reduction in the total value of outstanding dues towards such person resident in India on account of investment in the equity and debt. After such restructuring not exceeding the proportionate amount of accumulated losses. आपका टोटल कैपिटल में 10% आपका है, तो लॉसेस में भी 10% ही आपका होगा ना, आपको 40% थोड़ा ना दे सकते हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में होने चाहिए लॉस। ध्यान रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओहो, मैंने समरी में ना, मुझे याद आया ये तीनों पॉइंट लिखवाने रह गए, यहां से मैंने शुरू कर दिया। चलो फिर मैं लिखवाता हूँ। कहते हैं प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सच डिमिनिशन where the amount of the corresponding original investment is more than $10 million, जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है डेट इज $10 million से ज्यादा है, और इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ सच डिमिनिशन एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू टुवर्ड्स द इंडियन एंटिटी और इन्वेस्टर्स, तो फिर द डिमिनिशन इन वैल्यू शैल बी ड्यूली सर्टिफाइड ऑन एन आर्म लेंथ बेसिस बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर द कंपनी एक्ट 2013, और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूअर registered with the regulatory authority or certified public accountant CPA in the host jurisdiction, और ये सर्टिफिकेट 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। पढ़ के देख लीजिए, ये एक बार इस रेगुलेशन को पढ़ के देख लीजिए, रेगुलेशन नंबर रूल नंबर 18 को पढ़ के देख लीजिए एक बार। आगे, रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन unless otherwise provided in the act or rule or these rule, no person resident in India shall make any overseas direct investment in a foreign entity engage in। भाई ये तीनों पॉइंट एक बार लिख लीजिए समरी में, जो रूल नंबर 19 में लिखी है। रियल एस्टेट एक्टिविटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करने देंगे, गैम्बलिंग में नहीं करने देंगे, डीलिंग विद द फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू द इंडियन रुपीज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द आरबीआई नहीं करने देंगे। एक्सप्लेनेशन कहती है द एक्सप्रेशन रियल एस्टेट एक्टिविटी मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द रियल एस्टेट और ट्रेडिंग इन द टीडीआर बट डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप वगैरह। मतलब वहां के फ्लैट्स खरीदने में परेशानी है, मगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने में परेशानी नहीं है। दुबई की कई बिल्डिंग आज के डेट में इंडियन कंपनीज बना रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर ये तो समरी में है। स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे करोगे? इंटरनल एक्रूवल से करोगे, चाहे वो इंडियन एंटिटी के अक्रूवल हो या फिर उसके ग्रुप या एसोसिएट कंपनी के अक्रूवल हो, या रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उसके ओन फंड्स हो, तो वहीं से कर सकते हो। कोई भी रेजिडेंट इन इंडिया इस तरीके से फाइनेंशियल कमिटमेंट इन अ फॉरेन एंटिटी नहीं करेगा जिसका रिजल्ट ये होगा कि मोर देन 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी बन जाए, क्योंकि वो अलाउ नहीं है। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ है, जो कि मेंशन है कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017, ये अलाउ है, जैसे कि बैंकिंग कंपनी के रूप में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के रूप में,
इंश्योरेंस कंपनीज के रूप में, गवर्नमेंट कंपनी के रूप में। फिर requirement to be specified by the Reserve Bank. The mode of payment, deferred payment of the consideration, reporting, realization, and other requirement for any investment outside India by a person resident in India shall be as per the regulation framed by RBI. तो वो उसके लिए रेफर करो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2022 जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, save as otherwise provided in this act, no person resident in India shall acquire or transfer any immovable property outside India without the general or special permission of the RBI. ठीक है, provided nothing shall apply to a property held by a person in India who is a nation of the foreign state, मतलब foreign passport holder है, acquired by a person resident in India on or before 8th of July 47 and continue to be held by such person with the permission of the Reserve Bank, acquired by a person resident in India on the lease not exceeding 5 years. Acquired by a person resident in India on the lease not exceeding 5 years. फिर nothing, notwithstanding anything contained in sub-rule number 1. A person resident in India may acquire immovable property outside India by the way of inheritance or gift or purchase from a person resident in India who has acquired such property as per the foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition. फिर कहता है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया may acquire immovable property outside India from a person resident outside India person resident in India may acquire immovable property outside India from a person resident outside India कैसे by the way of inheritance, by the way of purchase out of the foreign exchange held in the RFC account, by the way of purchase out of the remittance sent under the liberalized remittance scheme, प्रोवाइडेड वाला पैरा पढ़ना,
कहता प्रोवाइडेड दैट सच रेमिटेंस अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम may be consolidated in respect of relative if such relative being a person resident in India comply with the terms and conditions of the scheme. Provided that such remittance under the liberalized remittance scheme may be consolidated. कोई भी रेमिटेंस अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वो कंसोलिडेट की जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेटिव्स, मतलब अगर रिलेटिव्स वगैरह के थ्रू कर रहे हो, इफ सच रिलेटिव बीइंग अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ स्कीम, मतलब क्या सारे मिलकर, मैं मेरे दोनों छोटे पोपली हम मिलकर $7.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं विदेशों में? हाँ कर सकते हैं, अगर सारे के सारे हम इंडिविजुअली फेमा को कंप्लाई कर रहे हैं, यानी कि राम, his spouse, two kids, total $10 lakh can be invested. Jointly with a relative who is a person resident outside India, उसके साथ भी इन्वेस्ट कर सकते हो jointly. Out of the income or sale proceeds of the asset other than ODI acquired overseas under the provision of this act. पहले जॉइंटली पे रेस्ट्रिक्शन थी, कहता था जॉइंटली परचेस करना चाहते हो मगर आप कुछ भी इंडिया के बाहर नहीं भेजोगे, आप कहता भेज सकते हो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के थ्रू भेजो ना, कोई दिक्कत नहीं है. आउट ऑफ द इनकम और सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट अदर देन ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड ओवरसीज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. आपकी विदेशों में इनकम आ रही है या एसेट बेचा है, उससे जो अमाउंट आ रहा है वहां से करो इन्वेस्ट, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है. फिर कहता है, एन इंडियन एंटिटी हैविंग एन ओवरसीज ऑफिस में एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉर द बिजनेस एंड रेजिडेंशियल पर्पस ऑफ इट्स स्टाफ. करो, कोई दिक्कत नहीं है. A person resident in India who has acquired any immovable property outside India in accordance with the foreign exchange rules may transfer such property by the way of gift to any person resident in India who is eligible to acquire such property. Create a charge on such property in accordance with the act or the rule or regulation made thereunder by the RBI. फिर कहता होल्डिंग ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी और ट्रांसफर देयर ऑफ इन एनी मैनर शेल नॉट बी परमिटेड. अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही परमिट नहीं थी तो आप होल्ड भी नहीं कर सकते. क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ सकते हैं. तो ये आपके सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थी भाई साहब, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. ठीक है, चलो जी.